नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप सुन रहे हैं आत्म मंथन। इस चैनल पर हम धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो, जहां हम धर्म, आध्यात्म और विज्ञान के गहरे प्रश्नों पर विचार करते हैं। इस चैनल पर हम जीवन के रहस्यों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और आध्यात्मिक परंपराओं की खोज करेंगे। आइए साथ मिलकर आत्मा के मंथन में गोता लगाएं और उस सच्चाई को खोजें जो हमें जीवन के हर पहलू में दिशा दिखाए। रामायण का लेखन महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाना था। रामायण को धर्म, नीति और समाज के मार्गदर्शन के लिए लिखा गया था। यह एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और व्यक्ति के रूप में श्री राम के जीवन की कथा है, जो जीवन में धर्म, कर्तव्य और सत्य के महत्व को बताती है। रामायण कितनी भाषाओं में लिखी गई? रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसे कई अन्य भाषाओं में अनुवाद और पुनर्लेखन किया गया है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त रामायण के विभिन्न संस्करण विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी आदि में मौजूद हैं। रामायण के अनुवाद और संस्करणों की संख्या सैकड़ों में है और यह विश्व की अनेक भाषाओं में भी उपलब्ध है। रामायण का क्या महत्व है जीवन के अंदर? रामायण का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म, कर्तव्य, आदर्श और नैतिकता का मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके पात्रों के आदर्श आचरण और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के उनके तरीके से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षा मिलती है। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और प्रेम का पालन कैसे करना चाहिए और कैसे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। रामायण काल्पनिक है या वास्तविक? यह प्रश्न सदियों से चर्चा का विषय रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से कई लोग रामायण को वास्तविक मानते हैं और मानते हैं कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य पात्र वास्तव में अस्तित्व में थे और यह कथा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। राम के जन्म स्थान अयोध्या और राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, को इसके प्रमाण के रूप में देखा जाता है। रामायण के वास्तविक या काल्पनिक होने के प्रमाण और इसके साहित्यिक व्याख्यान की दृष्टि से दोनों पहलुओं पर कई विचारधाराएं हैं। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं, जबकि कुछ इसे काल्पनिक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं। आइए इन दोनों पक्षों पर विचार करें। 1. रामायण के वास्तविक होने के प्रमाण। के पुरातात्विक प्रमाण। अयोध्या। अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। वहां मिले विभिन्न पुरातात्विक अवशेष, मंदिरों के शिलालेख और अन्य अवशेषों से इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट होता है। कुछ लोगों का मानना है कि रामायण की कथा इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। राम सेतु। रामायण में वर्णित राम सेतु, आदम्स ब्रिज, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में यह संरचना दिखाई देती है और कुछ इसे रामायण में वर्णित पुल का प्रमाण मानते हैं, जिसे वानरों की सेना ने बनाया था। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक प्राकृतिक संरचना भी माना जाता है। ख. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं। स्थानीय किंवदंतियां। भारत के विभिन्न हिस्सों में भगवान राम और रामायण से जुड़ी परंपराएं और किंवदंतियां पाई जाती हैं। अयोध्या, चित्रकूट और श्रीलंका के कई स्थानों को रामायण से संबंधित घटनाओं के स्थल के रूप में देखा जाता है। लंका का वर्णन। श्रीलंका के स्थानों का रामायण में जैसा वर्णन मिलता है, वैसा ही भूगोल भी आज देखने को मिलता है। ग. संस्कृत साहित्य और अन्य ग्रंथ। वाल्मीकि रामायण के अलावा रामायण की कथा अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी उल्लेखित है। महाभारत, पुराणों और जैन व बौद्ध साहित्य में भी श्री राम का वर्णन मिलता है, जो इसे ऐतिहासिक मानने वाले लोगों के लिए एक प्रमाण माना जाता है। 2. रामायण के काल्पनिक या प्रतीकात्मक होने के तर्क। के धार्मिक और साहित्यिक कथा। रामायण को एक धार्मिक और नैतिक कथा के रूप में देखा जाता है, जो समाज को नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य आदर्शों और सिद्धांतों को सिखाना है और इसे एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में देखा जा सकता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आदर्श मानवता के प्रतीक हैं।
उनके जीवन के प्रसंग धार्मिक और नैतिक पाठ सिखाने के लिए बनाए गए हो सकते हैं। ख, वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी। वाल्मीकि रामायण में कई अलौकिक घटनाओं का वर्णन किया गया है, जैसे राक्षसों का आकार बदलना, हनुमान का विशालकाय रूप धारण करना, पुष्पक विमान आदि। ये सभी घटनाएं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वास्तविकता से परे प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें कल्पना का हिस्सा माना जा सकता है। राम सेतु को कुछ वैज्ञानिक प्राकृतिक संरचना मानते हैं और वे इसे मानव निर्मित मानने से इनकार करते हैं। गे, साहित्यिक दृष्टिकोण। रामायण को एक महाकाव्य एपिक के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य समाज को आदर्श आचरण, धर्म और नीतियों की शिक्षा देना है। महाकाव्यों में अक्सर घटनाओं को अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे अधिक प्रभावी हों। 3. मिश्रित दृष्टिकोण। कई विद्वान और धार्मिक आस्थावान व्यक्ति रामायण को आंशिक रूप से ऐतिहासिक और आंशिक रूप से काल्पनिक मानते हैं। उनका कहना है कि रामायण की कथा में वर्णित कई घटनाएं वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण उनमें अतिशयोक्ति और अलौकिक तत्व जुड़ गए होंगे। निष्कर्ष: रामायण का वास्तविक या काल्पनिक होना एक ऐसा प्रश्न है जो व्यक्ति की धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो लोग इसे धर्म और आस्था का प्रतीक मानते हैं, उनके लिए रामायण का वास्तविक होना महत्वपूर्ण है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे काल्पनिक या प्रतीकात्मक कहा जा सकता है। हालांकि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रामायण के सभी पात्रों के काल्पनिक या वास्तविक होने का प्रश्न हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। इन पात्रों को ऐतिहासिक या काल्पनिक मानने का आधार मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं, पुरातात्विक खोजों और साहित्यिक व्याख्यान पर आधारित है। आइए रामायण के प्रमुख पात्रों पर विचार करें और देखें कि इन्हें वास्तविक या काल्पनिक मानने के कौन से प्रमाण दिए जा सकते हैं। 1. भगवान राम, श्री राम। वास्तविकता के पक्ष में प्रमाण। अयोध्या को भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है। राम जन्मभूमि स्थल को लेकर विवाद और पुरातात्विक खोजें इस बात का प्रमाण देती हैं कि यह स्थान बहुत प्राचीन है और यहाँ राम से जुड़ी कथाएं सदियों से प्रचलित हैं। सांस्कृतिक परंपराएं। भारत में लाखों लोग भगवान राम को ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं और उनके जीवन से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य में उल्लेख, भगवान राम का वर्णन जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। काल्पनिक होने के पक्ष में तर्क। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान राम का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आधुनिक इतिहासकार और पुरातत्वविद भगवान राम को एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक मानते हैं, जिनकी कथा को समय के साथ अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया हो सकता है। 2. सीता माता वास्तविकता के पक्ष में प्रमाण। जनकपुर, नेपाल। यह माना जाता है कि सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। इस स्थान को धार्मिक श्रद्धालुओं द्वारा माता सीता की जन्मस्थली के रूप में मान्यता दी गई है। रामायण में उल्लेख। वाल्मीकि रामायण और अन्य कई ग्रंथों में माता सीता का वर्णन किया गया है और उन्हें भारतीय नारीत्व का आदर्श माना जाता है। काल्पनिक होने के पक्ष में तर्क। माता सीता को भगवान राम के समान ही एक धार्मिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनका जन्म और जीवन कथाएं अधिकतर धार्मिक आस्थाओं और प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत की गई हैं। उन्हें धरती की पुत्री के रूप में दिखाया गया है, जो एक अलौकिक तत्व है। 3. हनुमान वास्तविकता के पक्ष में प्रमाण। हनुमान को भगवान शिव का अवतार और भगवान राम के प्रति अत्यधिक निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में हनुमान के मंदिर और उनसे जुड़ी परंपराएं यह संकेत देती हैं कि उनकी कथा जनमानस में गहराई से व्याप्त है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर को उनके वास्तविक अस्तित्व के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। काल्पनिक होने के पक्ष में तर्क। हनुमान की कथाओं में अनेक अलौकिक घटनाएं शामिल हैं, जैसे उड़ने की क्षमता, विशालकाय रूप धारण करना आदि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं को कल्पनाओं का हिस्सा माना जाता है। 4. रावण वास्तविकता के पक्ष में प्रमाण। लंका, श्रीलंका। रावण का राज्य लंका माना जाता है, जो वर्तमान समय में श्रीलंका है। श्रीलंका में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें रावण से संबंधित माना जाता है, जैसे रावण की गुफा और उनकी मृत्यु का स्थान। सांस्कृतिक परंपराएं। रावण को लंका का राजा माना जाता है और उनकी बुद्धिमानी व बल का वर्णन प्राचीन साहित्य में मिलता है।
रावण का उल्लेख जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी किया गया है। काल्पनिक होने के पक्ष में तर्क। रावण के 10 सिर और अन्य अलौकिक शक्तियों का वर्णन काल्पनिक माना जाता है। इसे प्रतीकात्मक रूप में लिया जा सकता है, जो उसके ज्ञान और शक्ति को दर्शाता है। 5. लक्ष्मण वास्तविकता के पक्ष में प्रमाण। रामायण में लक्ष्मण को भगवान राम के छोटे भाई के रूप में वर्णित किया गया है। लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके बलिदान और कर्तव्यपरायणता की कहानियां प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रचलित हैं। काल्पनिक होने के पक्ष में तर्क। लक्ष्मण के बारे में कोई स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे उन्हें वास्तविक माना जा सके। वे भगवान राम के एक आदर्श भाई के रूप में दिखाए गए हैं और उनके चरित्र को संभवतः नैतिकता और आदर्शवाद का प्रतीक माना जा सकता है। 6. सुग्रीव, विभीषण और वानर सेना वास्तविकता के पक्ष में प्रमाण। रामायण में सुग्रीव और विभीषण जैसे पात्रों को वर्णित किया गया है जो प्रमुख राजा और योद्धा थे। वानर सेना का उल्लेख भी किया गया है और इन्हें प्राचीन समय में मानव जाति की किसी विशेष जाति या कबीले का प्रतीक माना जा सकता है। काल्पनिक होने के पक्ष में तर्क। वानरों और राक्षसों का वर्णन काल्पनिक माना जाता है क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे पात्रों का अस्तित्व संभव नहीं है। सुग्रीव और वानर सेना को कुछ विद्वान प्रतीकात्मक रूप से लेते हैं जो किसी प्राचीन मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। निष्कर्ष। रामायण के पात्रों को वास्तविक या काल्पनिक मानने का कोई एकमात्र स्पष्ट प्रमाण नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान राम, सीता और अन्य पात्रों को ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्हें प्रतीकात्मक या काल्पनिक पात्रों के रूप में देखा जाता है। रामायण एक धार्मिक और सांस्कृतिक महाकाव्य है जो नैतिकता, आदर्श और समाज के नियमों का प्रतीक बनकर उभरा है और इसके पात्र मानवता के विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथा को प्रतीकात्मक और धार्मिक कथानक माना जाता है जो नैतिकता और जीवन के आदर्शों को व्यक्त करती है। तो आज हमने जाना कि रामायण वास्तविक है या काल्पनिक है। ये एक श्रद्धा का और एक आस्था का विषय है। इस पर किसी तरह की भी टिप्पणी करना बेकार है क्योंकि बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ना तो पुरातत्व लोगों को मिले हैं ना विद्वानों को मिले हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पे विराम करते हैं। इससे आगे का जारी रखेंगे अगले एपिसोड में। आप लोगों से निवेदन है कि आप कमेंट्स करें ताकि मैं और अच्छे कंटेंट पर या और अधिक टॉपिक पे व्याख्या लेकर आऊँ। अभी मेरा शुरुआती चैनल है तो आप सभी से निवेदन है कि कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं दीपक और आप सुन रहे थे आत्ममंथन चैनल।